एक क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ मनी was distributed among A, B and C in the ratio of PQR, P ratio Q ratio R। कुछ अमाउंट थी, जो भी अमाउंट थी वो ए बी सी में एक्स रेशियो वाई सॉरी पी रेशियो क्यू रेशियो आर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, उसके बेसिस पे बताना है कि विच वन इज करेक्ट। और तो स्टेटमेंट वन है, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। ए को मैक्सिमम शेयर मिलता है, यानी कि ए को मैक्सिमम इस अमाउंट में से मैक्सिमम रुपए मिल जाते हैं, मनी मिलता है इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। पी क्यू प्लस आर दोनों के सम से भी ज्यादा है। पी क्यू आर हमें पता है तीनों पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तीनों पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई भी नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबर के सम से ज्यादा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इंडिविजुअली नंबर से भी ज्यादा है। अगर पी क्यू और आर के सम से ज्यादा है, यानी कि दोनों को जोड़ देता हूँ और उससे भी ज्यादा है, तो पी पक्का क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से भी ज्यादा है। तीनों पॉजिटिव नंबर है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि तीनों इस रेशियो में इनके टोटल मनी का डिवीजन होता है। तो पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है उसमें कुछ भी। और अगर ये कंडीशन है कि पी है वो क्यू प्लस आर से ज्यादा है, यानी इनके सम से ज्यादा है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी डेफिनेटली क्यू से भी ज्यादा है और आर से भी ज्यादा है, इंडिविजुअली दोनों से ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आई? मतलब इससे मैं ये लिख सकता हूँ ना, यस सर। अगर मुझे गिवन है तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन आर। पी क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से भी ज्यादा है। इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, तो पी क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से भी ज्यादा है, यानी कि पी है वो सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में से। पी क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से भी ज्यादा है, यानी पी इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर पी है तो शेयर भी उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ए फिर हाईएस्ट मैक्सिमम शेयर ले लेगा। अगर ये बात सही है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, तो डेफिनेटली पी क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से ज्यादा है, क्योंकि क्यू आर पी ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर किन्हीं दो अलग नंबर के सम से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअली भी उन नंबर से ज्यादा है, हर इंडिविजुअल नंबर से भी ज्यादा है। अगर पी क्यू प्लस आर के सम से ज्यादा है, तो डेफिनेटली पी क्यू से भी ज्यादा है और पी आर से भी ज्यादा है, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका मतलब पी है वो पी क्यू आर इन तीनों में मैक्सिमम है भी, पी क्यू से भी ज्यादा है, पी आर से भी ज्यादा है, इसका मतलब पी मैक्सिमम है। तो पी मैक्सिमम है, इसका मतलब पी का ए का रेशियो भी मैक्सिमम है, तो ए का शेयर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सी गेट्स द मिनिमम शेयर, सबसे कम शेयर मिलेगा इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। अगर आर है वो पी प्लस क्यू से छोटा है, इन दोनों के सम से, तो सी को मिनिमम शेयर मिलेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आर दो नंबर के सम से छोटा है, तो आर पी से भी छोटा होगा और आर क्यू से भी छोटा होगा, ऐसा लिख सकता हूँ? पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर आर इन दो नंबर के सम से छोटा है, तो क्या आर पी से भी छोटा होगा, आर क्यू से भी छोटा होगा? जैसा हमने यहाँ तो लिख नो लिया था। सर। नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें मिनिमम का कुछ नहीं कह सकते। एग्जाम्पल लेके देखूं मैं आपके सामने, कोई भी एग्जाम्पल, लेट्स से 7:3:4, ठीक है। इसमें पी सबसे ज्यादा है, वो हमें स्टेटमेंट वन से पता लगा था। आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू क्या है, ये पी है ये क्यू है आर है। पी प्लस क्यू कितना है यहाँ पे, 7 और 10, 7 और 3 10,
आर कितना है 4। आर देखो आर पी प्लस क्यू से तो छोटा ही है, ये 4 है ये 10 है, ये बात तो सही है। बट आप देखो आर पी से छोटा है क्या? हाँ आर पी से छोटा है, आर 4 है पी 7 है। बट क्या आर क्यू से छोटा है? आर तो 4 है क्यू 3 है, तो ये वाली बात तो सही नहीं है। मतलब मिनिमम के केस में हम ये बात नहीं लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होंगे, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया है कि आर है, आर इन दोनों के सम से छोटा है, उसके बावजूद भी आर क्यू से छोटा नहीं है। ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई भी एक नंबर दो अलग अलग नंबर्स के सम से छोटा है तो वो नंबर उन इंडिविजुअल नंबर से भी छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा हमेशा हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने एक केस देख लिया इसमें नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली बात मैं नहीं कह सकता, श्योर नहीं कह सकता कि अगर आर इन दोनों की सम से छोटा है तो आर सी को सबसे कम शेयर मिलेगा। इस वाली कंडीशन में आर इन दोनों के सम से छोटा है, उसके बावजूद क्यू को सबसे कम शेयर मिल रहा है, क्यों? क्यू का रेशियो 3 है, आर को क्यू से ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सर्टेनली सही नहीं है, मतलब कुछ नहीं कह सकता। बट पहला स्टेटमेंट 100% सही है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर दो नंबर के सम से ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअल नंबर से भी ज़्यादा ही होगा, चाहे कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख लो। तो स्टेटमेंट 1 सही है। तो आया समझ में किसी को डाउट? बाकी ये चीज़ें हम नंबर सिस्टम में और देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव नंबर का सम कैसे होता है, नेगेटिव नंबर का कैसे होता है। बट यहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एनफ है। इसमें है किसी को डाउट, किसी के माइंड में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा हो जो इस बात को डिस्प्रूव कर दे कि नहीं ये बात भी सही नहीं है? होपफुली सबके समझ में आ गया होगा, Yes, sir. यस सर। है ना? मतलब इजी स्टेटमेंट है दोनों, उसमें से एक पक्का सही है और दूसरा श्योर नहीं है। हम सही कभी कुछ केस में सही हो भी सकता है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सही नहीं भी होता, तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है। बट स्टेटमेंट ए ऑलवेज करेक्ट होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 2021 में आया हुआ था। हमने कल एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था, आपने देखा होगा क्वेश्चन के बार रिपीट भी होते हैं कंटिन्यूअसली, तो यहाँ भी शायद इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 24 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे 21, 22, 23, 24, 25 में काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। दो स्टेटमेंट देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और ये पूछते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कौन से स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकता हूँ, ओनली वन से, ओनली टू से, दोनों से या दोनों से नहीं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और वो सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन को कंसिडर करना है और स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका आंसर निकालना है। A certain amount was distributed among x, y and z। कुछ अमाउंट थी जो x, y और z में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। Who received the least amount? सबसे कम अमाउंट किसको मिलेगी, ये क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। x received 4/5 of what y and z together receive। x को क्या मिलता है? 4/5 मिलता है किसका, जो y और z टुगेदर रिसीव करते हैं। कुछ कुछ ये क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट पिछला किया ना उसके जैसा ही मैच हो रहा है। x received 4/5 of what y and z together received, ये y and z together मिलता है उनको, उसका 4/5 वो x को मिलता है। दूसरा y received 2/7 of what x and z together received, y को कितना मिलता है 2/7 of what x प्लस z को जो टुगेदर जितना मिलेगा, टुगेदर मतलब सम होगा, उसका 2/7 है वो y को मिलता है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। मैं बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए इसका आंसर लिख सकता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि किसको लिस्ट अमाउंट मिलेगी, किसी एक को लिस्ट मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता तो शायद सॉल्व करना पड़ता, बट मैं बताता हूँ आपको कैसे। मेरे पास यहाँ पे अननोन कितने हैं, एक्स वाई एंड जेड, तीन अननोन है। इक्वेशन कितनी है मेरे पास, एक ये है, एक ये है। दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो डेफिनेटली मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जितने मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तीन इक्वेशन तीन अननोन होनी चाहिए। बट अगर इक्वेशंस दो है, वेरिएबल एक ज़्यादा है, तो मैं रिलेटिव वैल्यूज निकाल सकता हूँ, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकता, रिलेटिव वैल्यूज निकाल सकता हूँ। किसी एक की फॉर्म में दो वेरिएबल की आंसर निकाल सकता हूँ। मान लो कि एक्स की फॉर्म में वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर वाई की फॉर्म में एक्स जेड की निकाल सकता हूँ, कुछ भी। किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में मैं बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और अगर उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूज, तो रिलेटिव वैल्यूज तो मैं निकाल सकता हूँ। और रिलेटिव वैल्यू से मुझे पता लग जाएगा किसको लिस्ट मिला है, किसको ज़्यादा मिला है। ऐसा क्वेश्चन एक 23 या 24 में भी परसेंटेज में हमने किया था। तो इसका मतलब मैं आंसर निकाल सकता हूँ, मुझे बस दोनों स्टेटमेंट चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट। इतना ही करना था। और फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ पूरा कि कैसे करना है। बाकी इसने इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो अपना बिना क्वेश्चन के सॉल्व किए ही आ सकता है। दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स है। दो इक्वेशन है, वेरिएबल्स एक ज़्यादा है, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता, बट मैं रिलेटिव वैल्यूज निकाल सकता हूँ। किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्मेट में मैं बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यानी y की वैल्यू कुछ x की फॉर्म में आ जाएगी और z की वैल्यू भी कुछ x की फॉर्म में आ जाएगी। तो जब मेरे पास ऐसे आ जाएगा तो मैं कौन कम है कौन ज़्यादा है वो सब बता सकता हूँ, तो लिस्ट अमाउंट में निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल, आप पढ़ के कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पूरा सॉल्व कैसे करना है, वो भी करके दिखा सकते हो। इस इक्वेशन को लिखो, मतलब अपना आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे करके देखते हैं। ये इसके डिवीजन में एक मान लो, तो वो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा, 5x बराबर 1 × 4 4 होगा, 4 × y 4y प्लस 4z। ये इक्वेशन क्या होगी, सिमिलरली 7y इक्वल्स टू 2x प्लस 2z। ये दो इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से 2z की वैल्यू या z की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ। आप किसी में भी किसी की वैल्यू रख देते हो, रख सकते हो। मैं सिंपली सिटी के लिए वो रखता हूँ, 5x 4y। ये 4z है तो 2 एक अलग ले लेता हूँ, 2 अलग लूंगा तो ये पीछे 2z बचेगा ना। 2z की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कितना है 7y। ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x होगा, तो 5x बराबर 4y, 2 × 7 14y, 2 × 2 4x। x को एक साइड में ले आओ, 4 और 5 9x। ये माइनस का इस साइड में आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 4 और 14 18y, 9 1 9 2 18, x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2। ये मल्टीप्लीकेशन है, वो डिवीजन में आ जाएगा, x/2। सिमिलरली अब मैं y की वैल्यू वापस इसमें रख देता हूँ, तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें जो भी। तो y की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ वापस 7, y की जगह x/2 लिख रहा हूँ, बराबर 2x प्लस 2z। ये 7x/2 है, ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। तो 7/2 -2 कितना होगा, 2 LCM, 7 - 4 इक्वल्स टू 3/2। ये 3/2x बचेगा, इधर 2z बचेगा। तो z क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा। निकाल दी ना मैंने, y की वैल्यू x की फॉर्मेट में निकाल दी।
और z की वैल्यू भी x की फॉर्मेट में निकाल दी, यानी रिलेटिव वैल्यूज निकाल दी मैंने, जो मैं यहाँ बता रहा था पहले बिना सोल्व किए ऐसे निकाल दी। x की वैल्यू तो x के फॉर्म में निकाली, तो x को x से रख लेता हूँ। y की वैल्यू x/2 है, यहाँ देखो, और z की वैल्यू क्या है 3/4x है। ठीक, ये 1x है, 1 मान सकते हैं। दोनों का एलसीएम 4 है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 1 को 4/4 लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, अगर इसको मैं 4 बनाऊंगा तो ऊपर भी 2 लगा दूंगा, 2/4 1/2 हो जाएगा वापिस। तो अब तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, x ये बचता है 4x, ये बचता है 2x, ये बचता है 3x। अब अपन बता सकते हैं कौन लिस्ट है, y लिस्ट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, तो आपको कोई डाउट इसमें? मतलब बिना सॉल्व किए भी अपन आंसर बता सकते थे कि रिलेटिव वैल्यू तो आ ही जाएगी, तो कौन कौन लिस्ट है कौन मैक्सिमम है वो तो हम बता ही सकते हैं। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि हु रिसीव्ड द लिस्ट अमाउंट, तो कोई एक तो इसमें से लिस्ट निकाल सकते हैं अपन, इन दोनों स्टेटमेंट को टुगेदर यूज करते हैं तो आंसर तो निकाल सकते हैं। इसने क्या आंसर है वो पूछा ही नहीं हमसे, इतना ही पूछा है कि हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो किसी पे डाउट है इसमें? ये सॉल्व तो मैंने नो इसलिए सर। करके बता दिया कि शायद आपको नो समझ में आ जाए, बाकी बिना सॉल्व किए अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, वो एग्जैक्टली निकालनी हो, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास उतनी हमें इक्वेशन चाहिए होती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल होने चाहिए, जैसे x y z 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। बट हमें रिलेटिव वैल्यू चाहिए होती है कि कौन लिस्ट है कौन मैक्सिमम है, वो सब चाहिए होती है, रिलेटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर वेरिएबल एक ज़्यादा भी हो, जैसे 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मेट में किसी एक वेरिएबल की फॉर्मेट में बाकी 2 वेरिएबल को निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आंसर निकाल सकते हैं, बट दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करेंगे। क्योंकि वेरिएबल 3 है 2 इक्वेशन चाहिए, तो मुझे स्टेटमेंट 1 भी चाहिए स्टेटमेंट 2 भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने करके भी देख लिया कि कैसे हम एक वेरिएबल की फॉर्मेट में दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। मैंने z और y दोनों को x की फॉर्मेट में निकाल दिया, फिर तो मैं कंपैरिजन कर ही सकता हूँ। तो समझ में आ गया होपफुली। इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको, ये ऑप्शन है इसके। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड by using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement, ये गलत बात है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, नहीं, दोनों स्टेटमेंट चाहिए मुझे, 2 इक्वेशन तो कम से कम चाहिए क्यों 3 वेरिएबल है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब जब भी करो इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, कई बार सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, कि वो सॉल्यूशन पूछता ही नहीं है हमसे, आंसर नहीं पूछ रहा है, बस वो ये पूछ रहा है कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इतना ही पूछते हैं। और ये जो नया ट्रेंड आया यूपीएससी में, इस टाइप के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं इस टाइप के। हर साल 7 8 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको, 2 स्टेटमेंट वाले नीचे ऑप्शन। क्वेश्चन दिखने में एक पेज का दिखता है, बट सबसे इजी यही होते हैं, सबसे कम टाइम इनमें लगता है, क्योंकि इनमें नॉर्मली वो आंसर नहीं पूछते, वो यही पूछते हैं कि आप कैसे सॉल्व करोगे, तरीका पूछते हैं। तो यहीं पे हमारे जो कंसेप्ट होते हैं ना वो काम आते हैं, जो ट्रिक्स होती है वो यहाँ पे फेल हो जाती है। क्योंकि ट्रिक्स वाले हमें केवल आंसर निकालना सिखाते हैं कि आंसर कैसे निकलेगा जोड़ तोड़ के, कंसेप्ट ये बताते हैं कि आंसर सॉल्व कैसे करेंगे, करेंगे कैसे, हाउ। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके पीडीएफ के तो हमने क्वेश्चन कर लिए, एक और, हाँ ये कुछ और क्वेश्चन आए हुए, ये भी रेशियो के, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर ये सब चीजें एक ही चीज है, अमलगेशन रे।
सब में एक ही कंसेप्ट यूज होता है। 2 glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk। 2 गिलास है जिनका वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम मतलब साइज उनकी सेम है। एक में तो हाफ, एक तो 1/2 है वो मिल्क से भरा हुआ है, वो दूसरा भरा हुआ है 3/4 मिल्क से। ठीक है। दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम बाय एडिंग वाटर, यानी ये ऊपर तक भर दिया है, ब्रिम मतलब किनारे तक भर दिया। किस चीज से भर दिया? वाटर ऐड कर दिया। इसको ऊपर तक भरेंगे तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? हाफ ही करना पड़ेगा, क्यों हाफ मिल्क है। ये 3/4 पहले मिल्क से भरा हुआ है, तो इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? 1/4। समझ गई है? Yes, Yes, sir. देयर देयर कंटेंट्स आर देन poured इनटू अनदर वेसल। इन दोनों का कंटेंट है वो फिर किसी तीसरे वेसल में मतलब डाल दिया जाता है, पावरिंग की जाती है, ये दोनों इसमें मिक्स हो जाते हैं। व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दिस वेसल? मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है? मिल्क रेशियो वाटर, इसको क्या लिखते हैं? मिल्क डिवाइड बाय वाटर कितना है? मिल्क रेशियो वाटर का मतलब इस रेशियो कैसे लिखते हैं? आपको कहीं भी ऐसे लिखो ना, पी रेशियो क्यू, इसका मतलब पी डिवाइड बाई क्यू। अब इन दोनों को मिक्स करो आप, तो आप देखोगे कि ये हाफ मिल्क इस वाला आ गया, उसका 3/4 मिल्क आ गया, हाफ वाटर है और 1/4 वाटर। तो टोटल मिल्क देखो कितना है? 1/2 प्लस 3/4 कितना हो गया? एलसीएम 4 आएगा, 5/4। Yes, sir. और वाटर का क्या होगा? 4 एलसीएम होगा, तो 2 3 by 2 और 1 3/4। तो ये है मिल्क, ये है वाटर। M/W कितना होगा? 5/4 डिवाइड बाई 3/4 MW। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/3। 3. आंसर 5/3। ये इजी है क्योंकि उस टाइम 2012 तक क्वेश्चन, मतलब उस टाइम तो काफी इजी आते थे, सिंपल वाले क्वेश्चंस आते थे। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी, चाहे सिंपल आए हैं चाहे 24 23 22 में टफ आए हैं, कंसेप्ट एक ही है सब में, एक ही तरीके से हमने सॉल्व किए हैं। हमने 22 और 21 वाले जो मिक्सर वाले क्वेश्चन कल किए थे, 2 क्वेश्चन सेम टाइप के थे, वो भी सेम ही कंसेप्ट से किए थे, मतलब सेम ही तरीका यूज होता है हर टाइप के क्वेश्चन। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह का कुछ वो यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये 15 में आया हुआ है। टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली फुल ऑफ मिल्क। सेम सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, द डेटा चेंज है। They are then filled up with water and the content are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the pot? 15 और 12 में exactly same question है, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे वैसे। इसमें 1/3 मिल्क है, इसमें 1/4 मिल्क है, और बाद में इनको फिल किया है वाटर से, तो 1/3 पहले से ही है, तो 2/3 वाटर ऐड हो जाएगा। इसमें 1/4 है, तो 3/4 वाटर ऐड हो जाएगा। फिर दोनों को मिक्स कर लिया, एक अलग पॉट में डाल दिया। अब उसने पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो इसमें मिल्क कितना है? 1/3, इसमें है 1/4, वाटर इसमें 2/3 है, तो उसमें 3/4 है। तो एलसीएम होगा पहले ऊपर वाले का 12, 4 × 3 12, तो ये कितना आएगा? 4 + 3। ये आता है ना सबको, आपको ऐड कैसे करते हैं इस टाइप को? 1/3 + 1/4 को कैसे ऐड करते हैं? एलसीएम कितना है 3 और 4 का? 12। फिर इसमें इसका डिवीजन करते हैं, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होगा। सिमिलरली 12 में 4 का डिवीजन करें 3, यानी इसको इसे डिवीजन करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 जी सर। × 1 3, तो ये आएगा 7/12। और नीचे वाला क्या होगा? इसमें भी 12 एलसीएम है, तो ये 4 × 2 8, और ये 3 × 3 9, 8 × 9 17। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये तो सिंपल है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन। वाटर को ऐड कर दिया,
और सर मिल्क को ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, सिंपल डिवाइड कर दिया। ये इस टाइप का जो दिया होता है क्वेश्चन, उसमें ऐड ऐसे करते हैं, एलसीएम लो, इससे डिवाइड करो एलसीएम को, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर इससे 1 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 4 3 7। ठीक है, ये 2016 में, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, एक या दो, जितने भी टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी हो सकते हैं, एकदम इजी हो सकते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं। 30 ग्राम ऑफ sugar was mixed in 180 ml water in a vessel A। वेसल ए है, उसमें 180 ml वाटर है और उसमें 30 ग्राम शुगर ऐड कर दी। 40 ग्राम ऑफ शुगर was mixed in 280 ml of water in vessel B। बी में 280 ml वाटर था, उसमें 40 ग्राम शुगर ऐड कर दी। 20 ग्राम ऑफ शुगर was mixed in 100 ml of water in vessel C। 100 ml वाटर था यहाँ पे, उसमें 20 ग्राम शुगर ऐड कर दी। द सॉल्यूशन इन वेसल बी, बी में जो सॉल्यूशन है इज, बी में जो सॉल्यूशन है उसको ए और सी से कंपैरिजन करना है कि कौन स्वीट है, मतलब स्वीट जो भी मिठास को कंपेयर करना है। स्वीटनेस का कैसे पता लगाएंगे, मतलब 1 ml में कितनी शुगर घुली है उससे पता लगा लेंगे, बी कंसंट्रेशन कितनी है शुगर की, यानी सांद्रता कितनी है। कहने का मतलब है कि अगर हमें 1 ml ये कंपैरिजन करने के लिए मुझे बेस तो सेम चाहिए होगा ना, ये 180 ml है, ये 280 ml है, ये 100 ml है, या तो मैं बेस कुछ भी रख लूँ, 100 रख लेता हूँ, 200 रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, तो 1 ml में कितनी शुगर है वो जो अमाउंट होगी उससे मैं तुलना कर लूंगा। जब भी हम कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स या सिस्टम्स की कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक को तो बेस मानते ही हैं, तो मैं बेस मान लेता हूँ कि मैं 1 ml में कितनी शुगर होगी उसके बेसिस पे। 180 ml में 30 है, तो 1 ml में कितनी होगी, 30 डिवाइड बाई 180 ग्राम पर ml, यानी कि एक एक ml में कितने ग्राम शुगर होगी, कितनी होगी 1/6 ग्राम 1 ml में। वेसल ए में 1 ग्राम में इतनी शुगर है, वेसल बी में 1 ग्राम में कितनी है 1/7, और वेसल सी में 20 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1/5, यानी कि 1 ml में इसमें 1/6 है, इसमें 1/7 है, इसमें 1/5 है। तो अब मेरे को बताओ कि ज्यादा किसमें है, मतलब 1 ml के हिसाब से सबसे ज्यादा किसमें है। ऐसे नंबर को आपको कंपैरिजन करना हो 1/6 1/7 1/5 में बड़ा कौन सा है, तो जिसका Two, डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, 5 जिसका हर हर सबसे कम होगा, डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, जिसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे ज्यादा है। फिर ये है छोटा उसे, तो ये थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, तो ये सबसे कम है, यानी कि बी है वो तो मतलब ए से भी कम है, सी से भी कम है। तो बी का पूछा है, बी स्वीटर देन ए सी, नहीं बी स्वीटर कहाँ, स्वीटेस्ट सी है, ये स्वीटर है, ये तो लिस्ट है। स्वीटर देन ए से भी नहीं है, ए में भी ज्यादा है। ए स्वीट एज इन सी, नहीं दोनों सेम भी नहीं है। लेस स्वीट देन सी, तो सी से कम स्वीट है ना बी, तो ऑप्शन डी सही है। ये बी में तो सबसे कम शुगर है कंसंट्रेशन 1 ml के हिसाब से देखो, वैसे एब्सोल्यूट देखें तो ये 30 है, 40 है, 20 ये आपको लग रहा है सबसे ज्यादा है, बट फिर इसमें वाटर भी सबसे ज्यादा है, तो जो रेशियो है मतलब 1 ml में कितनी शुगर है वो इसमें सबसे कम है, सबसे कम है तो फिर इसमें सबसे ज्यादा है, तो बी इज
लेस स्वीट देन दैट इन सी। ठीक है, मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू देख के कुछ नहीं कह सकते, हमें रिलेटिवली वैल्यू देखनी पड़ेगी कि रिलेटिवली कौन ज्यादा है कौन कम। हमें बेस तो कुछ मानना पड़ेगा। हमने बेस ये माना था कि हमें पता लगा लें कि 1 ml में कितनी शुगर है तीनों वेसल्स में। तीनों वेसल्स में हमें पता लग जाएगा तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो होपफुली सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। आप जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं वो आप एक बार घर पे भी कर लिया करो, या इसके अलावा भी कर सकते हो। हम तो पी वाई क्यूज मोस्टली करते हैं, एक दो क्वेश्चन में और भी लेके आए हम जो पी वाई क्यूज में नहीं है, अलग थोड़ा सा। ये 2020 में आया है। मतलब अपन रेशियो, एमल्गेशन, प्रोपोर्शन वो सारे क्वेश्चन एक साथ लेके चलें। A vessel full of water weighs 40 kg। कोई भी वेसल है, अगर ये वाटर से फुल है तो इसका वेट 40 kg। आपने देखा होगा हम हर स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर कुछ लिखते हैं, इसका मतलब हर एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है सी सेट में। इफ इट इज 1/3 filled, it weighs its weight become 20 kg। अगर इसमें वाटर 1/3 है तो इसका वेट 20 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल? एम्प्टी वेसल का कितना वेट है? तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वही एम्प्टी वेसल का वेट अज्यूम कर लो, वही x kg है। ठीक है, वेसल तो ये भी सेम ही है, तो x kg है। तो x kg प्लस ये w जो वाटर था, इन दोनों को मिला के मेरा वेट था 40 kg। यानी इस वेसल के अंदर ये 40 जो भी जितना भी वाटर था, ये फुल होने के बाद ये वेसल का वेट था, टोटल वेट था वो 40 kg था। तो x खाली का प्लस उसमें फुल वाटर था तो 40 था। दूसरे केस में x खाली है, x तो है ही, वाटर यहाँ पे 1/3 है, तो ये वेट कितना है? 20 किलो। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हमने पहले ही बात की थी। दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दो है, दो ही अननोन है, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको? दोनों में एक्स एक्स सेम है तो पहले तो इसको घटा देते हैं। पहली माइनस कर। इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो एक्स में से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। डब्ल्यू में से W/3 माइनस करूंगा तो डब्ल्यू माइनस 2 W/3 हो जाएगा, 2W/3। 2। हाँ, 40 माइनस 20, ये कितना है? 2W/3 ना, ये 1 है, ये 1/3 है। 1 माइनस 1/3, इसको 1 मान लो, एलसीएम 3, 3 - 1, 2/3। ठीक, तो 2/3 W, इसकी वैल्यू 20 है। 2 से ये कैंसिल होगा तो 10 बचेगा। W/3 इंटू इक्वल्स टू 10 है, तो W कितना होगा? 10 × 3, ये उधर जाएगा तो 30। तो W का वैल्यू कितनी है? 30, यानी कि वो वाटर है वो 30 है। ये 40 है, तो एम्प्टी का कितना हो गया? फिर ये एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये 10 है, ये 30 है, 10 30 सम हो गया 40। 10 30/3 यानी 10, 10 + 10 20। तो एम्प्टी वेसल का वेट 10 है। वाटर का पूछता फुल वाटर, मतलब इस वाटर का पूछता तो 30 हो जाता। ये 2020 में आया था। कब कुछ कुछ क्वेश्चंस बाद में भी इजी आते हैं, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं आते। तो ये उन इजी वाले क्वेश्चंस में एक था। तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी। जब अपने को लीनियर इक्वेशंस दी होती है, लीनियर का मतलब जिसमें एक्स और वाई जो भी हो, एक्स डब्ल्यू है यहाँ पे, उसकी पावर नहीं होती, सिंपल है वो, x² x³ ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर हो, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है, w, इस टाइप की जो भी हो उनको वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन ये है 1 और ये है 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन की इक्वल हो तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हमने w की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी 30, x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी 10, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल इक्वेशन से एक ज्यादा है, यानी इक्वेशन एक कम है वेरिएबल ज्यादा एक, तो हम रिलेटिव वैल्यूज निकाल सकते हैं।
अगर एक इक्वेशन होती तो मैं x को w की फॉर्म में निकालता या फिर w को x की फॉर्म में निकालता, दोनों में से किसी एक को किसी एक की फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूज। रिलेटिव वैल्यूज काम आती है कंपैरिजन करते हैं, जहाँ भी किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में कंपेयर किया था ए बी सी को, उससे पहले हमने कंपेयर किया था कौन सी लिस्ट अमाउंट किसको मिलेगी एक्स वाई जेड में से। तो जहाँ कंपेयर करते हैं वहाँ पे रिलेटिव वैल्यू से काम चल जाता है। जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है तो वहाँ पे हमने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल होने चाहिए होंगे। तो इस केस में हमारे पास है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल मतलब बेसिक मैथ होती है कि लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स और इक्वेशन सेम होनी चाहिए। अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, रिलेटिवली चाहिए, तो एक इक्वेशन कम भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पी वाइज क्यू में नहीं आए हुए हैं, तो ये अपन करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट सेम ही है अपना। पी वाई क्यू में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो अपन करते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड असम टी कॉस्टिंग 300 per kg be mixed with Darjeeling tea costing 400 per kg, so that by selling the mixer, इस रेट पे सेल करूंगा, there is gain of 20%। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रेशियो मिक्सर सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे टॉपिक एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमने किया, फिर प्रॉफिट लॉस किया, फिर हमने रेशियोज किया, मिक्सिंग किया, ये सारे टॉपिक मिक्स है। इस क्वेश्चन में ये सारे एक साथ आ गए। आंसर रेशियो में आ रहा है। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस भी लिखा हुआ है और रेट भी लिखा हुआ है। कैसे करते हैं, इसने बोला कि इन व्हाट रेशियो शुड असम टी कॉस्टिंग, असम टी है इसको मैं ए लिखता हूँ, ठीक है। असम टी की कॉस्ट क्या है, 300 रुपये पर केजी, और दार्जिलिंग टी की कॉस्ट क्या है, दार्जिलिंग टी की कॉस्ट है 400 रुपीज पर केजी। इसने बोला है कि किस रेशियो में मैं असम टी और दार्जिलिंग टी को मिला दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, मिक्स्ड असम टी को मिक्स्ड कर दूं दार्जिलिंग टी के साथ, कि जब मैं बेचूं तो मुझे 408 रुपये पर केजी मेरा मिक्सर बिके। इतने में बिके तो मेरे को लाभ प्रॉफिट हो, गेन हो 20% का। उसने बोला है कि मैं ए और डी को किस रेशियो में मिक्स कर लूं कि जो भी मेरा मिक्सर बनता है उसको मैं, मिक्सर जो बनता है दोनों को मिलाने से, उस मिक्सर को मैं 408 रुपीज पर केजी बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो यानी कि गेन हो। ये बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है। इस रेट पे मैं बेच दूं जो मिक्सर बनेगा तो मुझे प्रॉफिट 20% होना चाहिए। अब बताओ कि मैं इसको किस रेशियो में मिलाऊं दोनों को कि एक ऐसा मिक्सर बना लूं फिर उसको इस रेट पे बेच दूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन आया आपको समझ में Yes. कि क्वेश्चन ये बोलता है कि ए और डी दो टाइप की टीज दी हुई है, अलग अलग रेट है। बोलता है कि मैं किस रेशियो में मिक्स कर लूं कि ए का कितना लूं, डी का कितना रेशियो लूं, फिर मिक्स कर लेके एक मिक्सर बनाता हूँ, उस मिक्सर को इस रेट पे बेचता हूँ, ये सेलिंग प्राइस है, तो मुझे प्रॉफिट 20% हो जाए। भी पहले तो इसको कर लो, अपन लॉस और प्रॉफिट में किया हुआ है। सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, सीपी जिसको बोलते हैं। क्योंकि हमें ये कॉस्ट दी हुई है, ये वाली कॉस्ट प्राइस है, ये देखो कॉस्टिंग, ये ए की कॉस्टिंग है, ये डी की कॉस्टिंग है, यानी कि ये इस कॉस्ट पे आई हुई है। मिक्सर को ये बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है मिक्सर का। क्वेश्चन की हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं 408 रुपये केजी कोई चीज़ बेच रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे 20% है, तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ ना। क्यों, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला था, प्रॉफिट परसेंट में वो था सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा होता है तभी मुझे प्रॉफिट होगा, तो एस पी माइनस सी पी, बेस मेरा हमेशा सी पी होता है, इंटू 100। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें अपने सारे पिछले कंसेप्ट हैं। प्रॉफिट मेरे को दिया है 20, इस 100 को मैं इधर ले आता हूँ डिवीजन में। एस पी मुझे दिया है 408, सी पी मुझे निकालना है कि मुझे मिक्सर की कॉस्ट प्राइस पता लग जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों की कॉस्ट प्राइस दी हुई है।
तो जब मिक्सर की कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगी, इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो फिर मैं वो रेशियो भी नहीं बता दूंगा कि किस रेशियो में मिलाऊंगा तो कैसे होगा। भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे सीपी क्यों निकाल रहा हूँ। सीपी इसलिए निकाल रहा हूँ कि मुझे इनका सीपी दिया हुआ है, ये इसका सीपी है, देखो कॉस्टिंग दिया हुआ है, ये सीपी दिया है। तो मुझे इंडिविजुअल सीपी पता है, ए का पता है, डी का पता है, अब मैं मिक्सर का भी सीपी निकाल लूँ तो फिर मैं बता पाऊंगा कि किस रेशियो में मिलाऊं। मतलब एक, मैंने अब पहले ही बताया था कि हम कोई भी चीज एक से ज्यादा करते हैं तो हमें एक बेस मानना पड़ेगा, तो मैं तीनों में सीपी मैं निकाल दूंगा, फिर मैं इजीली बता पाऊंगा कि किस रेशियो में मैं मिक्स करूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं सीपी निकालना है मुझे, ये 1/5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सीपी इंटू 1, सीपी बराबर, इसको 5 से करो, 408 इंटू 5 कितना होता है, 2040 Yes. माइनस 5 सीपी, ये माइनस का 5 सीपी इक्वल की उस साइड में जाएगा तो 6, 5 ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ आएगा एक पहले से है तो 6 सीपी, 2040, सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 340. 2040 डिवाइड बाई 6, 340 रुपये पर केजी, ये रुपये पर केजी में था तो ये भी रुपये पर केजी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है। अब इसको आप बोल सकते हो इधर वाली चीज को, ये इसको, क्योंकि हम इसका हमने यूज कर लिया। मेरे पास ए का सीपी आ गया, इंडिविजुअल बी का सीपी आ गया, और ये सीपी किसका है, ये मिक्सर का सीपी आया है, क्योंकि ये मिक्सर था ना, मिक्सर का ही दिया हुआ था एसपी, तो मिक्सर का सीपी आ गया, मिक्सर का सीपी रुपये पर केजी में आ गया, इसका आ गया। अब मैं देखो कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे भैया, इस टाइप की चीज़ों के फॉर्मूले भी होते हैं, बट ना मैं वो याद रखता ना मैं किसी को बताता, कंसेप्ट से करते हैं, भूलेंगे भी नहीं। क्या से, अब देखो, अब इसने पूछा कि किस रेशियो में मिलाऊं, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स में असम की चाय को ले लेता हूँ एक्स केजी, वाई केजी है मैं वो दार्जिलिंग की चाय को ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स केजी असम की चाय ले ली, वाई केजी दार्जिलिंग की चाय ले ली। तो अब मैं मिक्स करूंगा तो जो टोटल कॉस्ट होगा मिक्स का कितना होगा, एक्स किलो ये लिए और 300 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका रेट है, तो कितना होगा असम की चाय का रेट और कॉस्ट 300 एक्स, इसकी वाई केजी ले रहा हूँ, ये 400 रुपये के हिसाब से प्लस 400 वाई। ठीक है, ये मेरे मिक्स का कॉस्ट हो गया, मैंने एक्स केजी ये मिला रहा हूँ, वाई केजी ये मिला रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. और एक मेरा मिक्स यहाँ से आया था कॉस्ट प्राइस, ये तो था मैंने असम ए और डी को मिक्स किया, तो ए एंड डी को मिक्स किया। एक यहाँ से भी देखो, यहाँ से मेरा टोटल कॉस्ट कितना है मिक्स का, ये 340 पर केजी के हिसाब से मिक्स कितना है, एक्स और वाई दोनों मिक्स है ना, तो वजन तो एक्स प्लस वाई है, और रेट कितना है 340। मिक्सर का रेट अलग से दिया हुआ है, मिक्स मैंने एक्स और वाई को किया तो एक्स प्लस वाई मिक्सर हो गया। अब आप देखो ये भी तो मिक्स का कॉस्ट है, अलग अलग मिक्स करता हूँ, ये भी टोटल मिक्स का ही कॉस्ट है, इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। इस कॉस्ट की वैल्यू ये और ये दोनों कॉस्ट सेम ही होनी चाहिए, ये भी तो मिक्स की कॉस्ट है, ये भी मिक्स का ही कॉस्ट है, एक्स किलो ए का था, वाई किलो डी का था, मिक्स करता हूँ तो ये होता है। एक मुझे मिक्स का अलग से कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो उससे भी ये कर सकता हूँ। अब दोनों को सेम कर दो, बराबर कर दो, वो 301 है प्लस 400 वाई था ये वाला, इसके बराबर कर दो इसके नीचे वाले के, ये 340 एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई तो मिक्स है ना, मिक्स का वेट है, यहाँ भी तो एक्स प्लस वाई वेट है, एक्स और वाई, ये एक साथ एक्स प्लस वाई, ये आपने ए में डी मिला दी, एक्स में वाई मिला दिया, तो टोटल जो वेट है वो तो एक्स प्लस वाई हुआ। अब देखो 300 एक्स प्लस 400 वाई,
बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, 340x 340y, ठीक। x को एक साइड में ले आओ, y को एक साइड में ले आओ, यहाँ पे x ज्यादा है तो मैं इधर x को ले आता हूँ। ये 340x है, ये माइनस प्लस का है, यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। 340 में से 300 घटाऊंगा तो 40x आ जाएगा। ये 400y है, ये साइड में 340y इधर लेके आऊंगा इस साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। 400 में से 340 घटाऊंगा तो 60y आ जाएगा। 1/3। तो ये कट जाएगा दो के, ये 20 दूनी 40, 20 ये 60, 3y इक्वल्स टू 2x ये आएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, x बटा y में x कैसे बराबर लिखूंगा? 3/2y। हाँ, x इस ये बटा में इधर y ले आता हूँ, x बटा y हो जाएगा। तो रेशियो निकालना है ना, तो मैं x बटा y कर लेता हूँ। x तो y, इसको इधर लाऊंगा तो बटा में y हो जाएगा। ये 3 है इधर पहले से ही, ये 2 इधर जाएगा तो इसके बटा में जाएगा। तो x और y, x बटा y 3/2 है, इसका मतलब क्या है, x और y का अनुपात कितना है? 3:2। यानी कि अगर मैं इस अनुपात में मिलाता हूँ x a और b को, a मेरा x था ना, b y था, तो जो मिक्सर बनता है उसको मैं अगर बेचूंगा 408 रुपये के हिसाब से, तो मेरे को 20% प्रॉफिट होगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे अपने कंसेप्ट थे वो एक साथ यूज हो गए थे। परसेंटेज भी है इसमें, प्रॉफिट लॉस भी है इसमें, रेशियो भी है, मिक्सर भी, चारों चीजें। ठीक है, यस। इसमें कोई डाउट हो? ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है थोड़ा, क्योंकि इसमें काफी चीजें एक साथ है तो एग्जाम में थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए शायद वो दे भी नहीं रहे होंगे। बट अपने को अगर कंसेप्ट पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं एग्जाम में। होपफुली इजी था, क्वेश्चन इजी था। ऐसे मिक्सर वालों के कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, बट वो फॉर्मूले मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर इतने फॉर्मूले लास्ट तक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वहाँ भूल ही जाओगे, प्लस माइनस तो हो ही जाएगा। इससे बेटर है कि एक बेसिक कंसेप्ट पता हो तो हम कर लेंगे क्वेश्चन। 5-10 सेकंड ज़्यादा भी लग जाएगी तो श्योरिटी होगी कि क्वेश्चन सही होगा। जब आप एग्जाम में करोगे, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप जब एग्जाम में करोगे तो क्या होगा, आप इस चीज़ को छोटा कर लोगे, इसको इतना टाइम नहीं लगाओगे, और इन दोनों को एक साथ इसी लाइन में लिख लोगे इक्वल। मैंने तो समझाया है कि इसकी टोटल कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट, आप सीधी ये लाइन लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर सिंपल यहाँ लिखोगे। तो जब आप खुद करोगे तो आप इसको हाफ कर सकते हो। क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट मिक्स हो रखे हैं, इसलिए 4 कंसेप्ट यूज हुए हैं, रेशियो, मिक्सर, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, जो हमने आज तक पढ़े हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर पे भी आप कर सकते हो वापिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी के? नो। नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये भी कोई एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट इस टाइप का आ जाए कल को आपको तो फिर आना चाहिए। द रेशियो ऑफ आयरन एंड जिंक इन एन अलॉय, अलॉय का मतलब होता है मिक्स्ड धातु जो होती है, मिक्स मेटल, इज 4/5। आयरन और जिंक एक अलॉय में, इनका रेशियो 4/5 है। इन अनदर अलॉय, ये तो कोई पहला अलॉय था ए मान लो, अनदर अलॉय मतलब बी मान लो, द रेशियो इज आयरन कॉपर एंड जिंक, उसमें आयरन जिंक कॉपर 3 है, तो इसमें आयरन है 3, कॉपर है 2 जिंक के साथ। ये थोड़ा सा मैंने जिंक को पहले लिख दिया, इसमें 372 हो गया ना, आयरन जिंक और कॉपर। इक्वल अमाउंट ऑफ द टू अलॉयज, इक्वल अमाउंट, दोनों की एक जितनी अमाउंट, जितनी इसकी लेंगे सेम अमाउंट इसकी, ऑफ द टू अलॉयज आर मोल्टन एंड मिक्स्ड,
दोनों को पिघलाया गया और मिक्स कर दिया गया इक्वल अमाउंटली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आयरन कॉपर एंड जिंक इन द रिजल्टेंट अलॉय? जो इन दोनों को पिघला के मिक्स कर लेंगे, मान लो वो सी बनता है, सी तो चलो इसमें दिया हुआ है, आप कुछ भी मान लो डी बनता है। जो डी मिक्सर बनता है उसमें कॉपर, आयरन, कॉपर और जिंक का क्या रेशियो है, आयरन कॉपर और जिंक का क्या रेशियो है वो बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा कभी आया नहीं है। रेशियो का टॉपिक तो अपने सिलेबस में ही। तो इंडिविजुअली हमें पता है, मिक्स करके हमें बताना है क्या रेशियो होगा। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल बताता हूँ, फिर थोड़ा टफ भी बताऊंगा, दो बता दूंगा। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी के? Yes, sir. तो एक तो हम एक्स वाई मान के चलेंगे, उसी से भी आंसर हो जाएगा। वो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है बट आंसर पक्का निकलेगा। एक हम सिंपल सिंपल कर सकते हैं, मतलब मैं एक्स वाई नहीं मानूंगा, फिर आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, तो वो भी अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन दोनों तरीके से करके देख लेंगे आज। सिंपल कैसे करूंगा वो देखो आप। इसका रेशियो, ये 4:5 है, दोनों का सम कितना हो गया? 9. 9। इसको मैं ग्राम में ले लेता हूँ, कि मान लेता हूँ कि 9 ग्राम मेरा पहला अलॉय लेता हूँ मैं, तो ये 4 ग्राम हो जाएगा, ये 5 ग्राम हो जाएगा। वैसे मैंने आपको एक बार पहले दिन बताया था ना, कल बताया था कि 4:5 में अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट लूँ तो ये होगा 4x, ये होगा 5x, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू में x ऐड होगा, x या k मान लो, 4k 5k जो भी। कल हमने ऐसी बात की थी कि हमें जब रेशियो की वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो कुछ मल्टीपल आएगा। Yes. ठीक है, वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, वो मैं बताऊँ एक्स वाई मान के। बट सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि टोटल 9 ग्राम ही था, ये 9 में से 4 ग्राम है, इसका ये एक के है ना, वो 1 मान लो। ठीक है, ये 9 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, ये 4 ग्राम है आयरन। इस ये कितना है? 3 और 2 5 और 7 12, ये टोटल 12 है ना रेशियो इनका। अदरवाइज हम कैसे करते हैं, आई निकालना हो तो 3/12 इंटू जो गिवन होगा समथिंग, 7/12 इंटू समथिंग, 2/12 इंटू समथिंग, ऐसे करते हैं। बट मैं जी जी। सिंपलिसिटी के लिए इसको 12 ग्राम ही मान लेता हूँ, तो ये इंटू 12 लिखेंगे तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 12 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। मतलब उसी तरीके से कर रहा हूँ, बट सिंपलिसिटी के लिए 12 ग्राम ही टोटल अलॉय मान लेता हूँ, टोटल वेट ही 12 ग्राम मान लेता हूँ। तो आयरन 3 ग्राम हो जाएगा, ये 7 ग्राम हो जाएगा, ये 2 ग्राम। अदरवाइज तो मैं कैसे करता हूँ, जैसे मुझे आयरन और जिंक का रेशियो है 4/5, आयरन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 डिवाइड बाई दोनों का सम 9 इंटू जो गिवन होगा उसमें एक्स मान लो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं के भी लिख सकता हूँ कभी कभी, तो ऐसे निकालता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स को 9 ग्राम ही मान लिया जो इनका सम है। अगर मैं 9 ही मान लिया तो ये मेरा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो मेरे ये रेशियो वाली वैल्यू वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही आ जाएगी, तो 4 5 3 7 9। ठीक है, अब इंडिविजुअली मुझे पता है आयरन कितना है, ये कितना है। अब मुझे दोनों की इक्वल अमाउंट्स लेनी है। अभी मैंने 9 ग्राम और 12 ग्राम माना है, तो इक्वल अमाउंट लेनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में इक्वल कैसे लूँ? इक्वल करने के लिए मैं क्या चीज़ लूँ कि इक्वल इक्वल वेट ले लूँ? दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, वहां से इक्वल दोनों में सेम वैल्यू आएगी। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36 होता है ना, 12 एंड 9 का एलसीएम। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 9 36, 3 3 3 9 12, 3 9 12 सर। ना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36। सर 9 हाँ 12 का एलसीएम निकालना है।
हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, 9 और 12 कैल्शियम का, ठीक है। 3 into 4 आएगा, 9 12, 3 से डिवाइड करूंगा 3 4, आगे तो डिवीजन होगा नहीं, तो 3 into 3 9, 9 into 4 36, संयोग से 9 और 36 का भी 36 ही होता है, और 9 और 12 का भी 36 ही होगा। मुझे कैलकुलेशन सही थी बट ये अपने को नहीं सही था। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 3 into 3 into 4, 9 into 4 36, 36 एलसीएम है। अब मैं इक्वल अमाउंट क्या लेता हूँ कि मैं अलॉय ए की और अलॉय बी की 36 ग्राम अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ कि अलॉय ए में आयरन था, ये आयरन लेता हूँ, इधर कॉपर लेता हूँ, यहाँ से इस लाइन में आयरन कॉपर, ये 9 ग्राम में से तो 4 ग्राम था, तो 36 ग्राम में आयरन कितना होगा, 9 में 4 है, 9 ग्राम में से 4 है, तो 36 में कितना होगा, कितना होगा, 20 का 4 टाइम्स है ना, 9 into 4 है, तो ये इसका भी 4 टाइम हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। यार है समझ में आपको 16 कैसे होगा, ये 9 ग्राम अलॉय था, उसमें से 4 ग्राम आयरन था। अब मैं अलॉय ले रहा हूँ 36 ग्राम ए का, तो 36 में से कितना होगा आयरन, 16 ग्राम, कॉपर है नहीं इसमें, जीरो है। जिंक 9 ग्राम में से 5 ग्राम था, ऐसे कर सकते हो, 9 में से 5 था, तो 36 में कितना होगा, 4, 20, 36 में से 16 आयरन है तो 20 बच गया, वो जिंक है। ये आया ना, ये समझ में, ये वाली कैलकुलेशन 16 0 20। sir. भी मैंने पहले 9 ग्राम एलोय एज्यूम किया था, उसमें से मैंने मान लिया था कि 4 ग्राम मेरा आयरन है। अब मैं इक्वल करने के लिए 36 ग्राम ले रहा हूँ, तो 36 में से आयरन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 तो ही, 4 9 में से 4 था, तो 36 में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। जिंक 20 हो जाएगा, कॉपर 0 है, कॉपर है ही नहीं पहले एलोय में। बी में देखो, बी जब 12 ग्राम था उसमें से 3 ग्राम मेरा आयरन था, तो 36 में से कितना हो जाएगा, 9। इसका 3 गुना बढ़ा दो ना, ये 3 गुना बढ़ गया कंटेंट, यस सर 36 हो 9 गया, 12 9 हो गया। कॉपर कितना था पहले, 2 था, अब 3 गुना बढ़ा दो, 6 हो जाएगा। ये 7 था, 3 गुना बढ़ा दो तो 21 हो जाएगा। अब मिक्स कर लिया तो हमने टोटल देखो, मिक्स किया इन दोनों को, तो इक्वल अमाउंट लेके मिक्स कर लिया, 36 लेके। अब टोटल देखो, आयरन कितना है टोटल में, 16 और 9 25, 0 और 6 6, 20 और 21 41, तो रेशियो क्या आ जाएगा, आयरन कॉपर और जिंक का 25 6 और 41, 25 6 और 41। ये ध्यान रखना, आयरन पहले फिर कॉपर है बीच में फिर जिंक है, ICZ। नहीं तो बी भी कर सकते हो, अभी मैं उल्टा दे रखा हूँ। तो ये आ गया आपको समझ में, Yes, sir. मतलब ये तो इजीएस्ट वे में मैंने करके बताया कि मैं इसको एग्जैक्ट अमाउंट ही मान लेता हूँ। अब एक्स मान के भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा। मान लेता हूँ मैं ये एक्स है, इधर वाला मान लेता हूँ वाई है, फिर करता हूँ, तो ऐसे भी हो जाएगा। ये समझ में आ गया तो मैं थोड़ा वो बता देता हूँ, यस सर आगे समझ। है ना। ये तो इजी है, आपको एग्जाम में है तो आप ऐसे करना, क्योंकि वो कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी, तो क्वेश्चन अपने आप नहीं लंबा है, तो फिर ये 4 5 ही मान लेना, 9 ही मान लेना उसको, जैसे एक्स या के ऐसे मत मानना। 9 मानोगे तो फिर ये डिवाइड होके एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब जो रेशियो है वही अमाउंट आ जाएगा, फोर उसमें भी 12 मान लेना। फिर क्योंकि अपने को इक्वल अमाउंट लेनी है, तो अपने को एक इक्वल अमाउंट कैसे लें भाई, इसकी कितनी अमाउंट लें, इसकी कितनी लें, चाहो तो आप एक्स एक्स ले सकते हो, एक्स एक्स आता रहेगा यहाँ पे, और फिर उसको इक्वल करना होगा, फिर आगे जाके क्वेश्चन लेंगे होगा, जो अभी करेंगे थोड़ी देर में। इक्वल मैंने एलसीएम ले लिया तो 36 इजी हो गया, 36 दोनों में आ सकता है। ये इसका 4 टाइम्स था, तो इसको 4 4 गुना बढ़ा दो, 4 को 16 कर दो, 5 को 20 कर दो, ये 3 गुना लिया है, 3 को 9 कर दो, 7 को 21 कर दो, 2 को 6 कर दो,
ध्यान रखना, कॉपर के सामने कॉपर का लिखना है, जिंक के सामने जिंक लिखना, आई के सामने आयरन का लिखना। फिर ऐड कर दिया सिंपली, 25 6 41, ये पूछा था इसने। और अगर इसको मैं एक्स वाई मान के करूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा होगा। सेम वही है ये ऊपर वाला काम, तो ए और बी एलॉय में आई सी सेट, आई सी सेट। यहाँ पे रेशियो है आई का 4, रेशियो ये 0 है तो है ही नहीं, ये 5 है। यहाँ पे आई सी जेड का रेशियो है 3 2 7। अब मैं मान लेता हूँ कि एक्स अमाउंट, एक्स लेता हूँ इसका, थोड़ा और सिंपल कर लेता हूँ तो 9x भी ले सकता हूँ। मान लो कि इसको x लेता हूँ अमाउंट, इसके अमाउंट में लेता हूँ y, ठीक है। x में i कितना होगा, आयरन कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 9 टोटल रेशियो का सम इंटू एक्स। c कितना होगा 0, और z कितना होगा 5 डिवाइड बाई 9 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 7 और 2 9 और 3 12, 3 डिवाइड बाई 12 इंटू वाई, क्योंकि वाई अमाउंट लिए मैंने। कॉपर होगा 2 डिवाइड बाई 12 इंटू वाई, और जिंक होगा 7 डिवाइड बाई 12 इंटू वाई। अब मेरे को बोला है कि इक्वल अमाउंट ले लेता हूँ दोनों की, क्वेश्चन तो वही रहेगा, इक्वल अमाउंट। हाँ भाई, इक्वल अमाउंट का मतलब कि ए और बी की अमाउंट सेम लेनी है मुझे, तो मैंने ए की एक्स ली है, बी की वाई ली है, तो सेम लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई करना पड़ेगा। सेम अमाउंट तो तभी होगी ना, क्योंकि एक्स कुछ भी अमाउंट है, वाई कुछ भी अमाउंट है, बट मुझे लेनी है एग्जैक्ट क्वेश्चन में सेम है, इक्वल अमाउंट मिलाते टाइम। तो मैंने सेम अमाउंट के लिए क्या लिखूंगा, एक्स और वाई मेरे सेम होनी चाहिए, तो एक्स और वाई सेम है। मान लो एक्स बराबर वाई बराबर कोई भी अमाउंट है, सेम है तो के मान लो, एक्स की वैल्यू भी अब के है, वाई की वैल्यू भी के है, ठीक है। तो अब आई, टोटल आई कितना हो जाएगा मिक्सर में, इन दोनों को ऐड करो, 4/9, एक्स की जगह के लिख दो, एक बार के मैं साइड में कर देता हूँ, ये 3/12। दोनों में के है तो के कॉमन आ जाएगा ना, के तो अल्टीमेटली हट ही जाएगा, रेशियो में तो हटना ही है। सी कितना होगा, इसमें 0 है, इसमें 2/12 है, इंटू के, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, तो अल्टीमेटली एक्स वाई बराबर है दोनों, तो मैं जोड़ सकता हूँ ऐसे। सीधे कितना है 5 डिवाइड बाई 9, ये समझ रहे हो ना कि मैं एक ये बात क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा 4/9 के, 3/12 के, तो के दोनों में कॉमन है तो बाहर लिख देता हूँ, 4/9 प्लस 3/12, ये लिख दिया 4/9 प्लस 3/12 के, ठीक है। ये 5/9 7/12 के। अब इनको सोल्व करो, इनका जोड़ करो, एलसीएम 36 है इनका भी, एलसीएम तो सेम ही है, तो 9 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 25, ये आता ना सोल्व करना आपको, 4/9 और 3/12 को कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम 36, सेम मेथड है, 36 में 9 का डिवीजन भाग दो, इसको भाग देते हैं, इसको गुणा करते हैं ऊपर वाले को, 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करो 16 आएगा, 36 में 12 का भाग दो 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा, 16 और 9 25। यहाँ तो सिंपल है, यही है 2/12, 2 बटा, ये के भी आ गए, के का कोई सेंस नहीं है, के कट जाएगा, 2/12 है। 36 में लिखूँ इसी फॉर्मेट में, तो डिवीजन में मैं 36 लिखना चाहूँ तो 3 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 2/12 को मैं 6/36 लिख सकता हूँ, इसमें भी 36 आएगा, ये कितना होगा 4 5 इंटू 4 20, प्लस 3 7 21 41 के। अब ये आई सी जेड का रेशियो है, क्या रेशियो है 25/36 के, रेशियो 6/36 के, रेशियो 41/36 के। के और 36 तो कॉमन ही तीनों में, तो हटाई दो, तो रेशियो बच जाएगा 25 6 और 41, 25 6 41। ऐसे भी कर सकते हैं,
ये बटा बटा वाला झंझट ना रहता है डिवीजन वाला, इसलिए मैंने वो सिंपल 9 और 12 मान लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये तो एकदम बेसिक है कि हम नॉर्मली जो x मानते हैं फिर ये इसका भाग 4/9 इंटू एक्स लिखते हैं, जो हम आज तक लिखते आए हैं ये लिखते हैं, ये सेम इधर करते हैं। फिर इसने इक्वल अमाउंट का बोला है तो भाई मुझे ये अमाउंट इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ तो एक्स वाई का क्या एलसीएम लूँ, एक्स वाई तो दोनों मेरे पास वेरिएबल है तो एलसीएम का कोई सेंस नहीं है, तो एक्स और वाई को इक्वल कर देता हूँ। वहाँ क्या था 9 और 12 लिया था हमने, अब 9 और 12 को तो मैं इक्वल लिख नहीं सकता, 9 इक्वल्स टू 12 ये तो एकदम एब्सर्ड चीज़ है मैथ में, तो मैंने उनके एलसीएम को इक्वल अमाउंट लिया था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये अपना एकदम बेसिक कंसेप्ट है जो हम करते आए हैं, आपको ये इजी लगे तो ऐसे कर सकते हो। वो वाला किया था पहले, वो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए किया था कि वो ये वाला लफड़ा ना आए, 9 12 डिवीजन में कुछ ना आए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जो हमने किया ये, Yes, sir. है ना।